जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 29 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। और यूपीपीसीएस की अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर आपके सिलेक्शन तक, तो यूपीपीसीएस का नंबर 1 पेड बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। चाहो तो मार्केट में पता कर लो, और तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्ञान सर के पेड बैच को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। और ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, जिनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से इंस्टाग्राम का पेज है, इसको भी ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो आज के कौन से टॉपिक्स जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपने सुना याच? याच क्या होती है? कई बार आपने सुना होगा कि यार मेरी बड़ी इच्छा है यार एक लग्जरी याच खरीदने की। एक जहाज होता है बहुत बड़ा सा पानी का, राइट, लग्जरी याच। तो अभी ये डूब गया है सिलीसी में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। फिर क्रॉप डेटा कलेक्शन को हमें बढ़ाना है, क्योंकि देखो फसल जो होती है ना, उसके डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है फसल से रिलेटेड, राइट। क्योंकि अभी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर हमें जानकारी होना जरूरी है। इंडिया अफ्रीका ट्रेड को हमें एक्सपैंड करना है। और एक्सोटिक स्पीसीज के रजिस्ट्रेशन की, एक्सोटिक मतलब ये बाहर की प्रजाति, विदेशी, तो उन स्पीसीज को हम लोग को रजिस्टर करना इंडिया के अंदर जरूरी है, और हम रजिस्टर करते आ रहे हैं वैसे। तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। और इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को हम लोग को बढ़ाना है, तो ये स्पेस से रिलेटेड बहुत दिनों से आर्टिकल चल ही रहा है। तो ये सब हम लोग जो है आज की डेट में डिस्कस करने वाले हैं। पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी चीज मैं बोलूंगा सिर्फ वही नोट डाउन करनी है, उसके अलावा और कुछ नोट डाउन नहीं करना है। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है लेक्चर को। एक लग्जरी याच है जो बेसिकली सिलिसी इटली की कोस्ट में जो है वो डूब गई है 19 अगस्त 2024 को, क्योंकि ये बहुत बड़े एक तूफान की चपेट में जो है वो आई और आकर डूब गई। अब ये तूफान जो है, इसको संभावित रूप से एक वाटर स्पाउट बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? वाटर स्पाउट। वाटर स्पाउट क्या होता है ये लिख लो, ये फिनोमेना लिख लो आप, वाटर स्पाउट। ये एक टॉर्नेडो लाइक फिनोमेना होता है। क्या होता है ये? एक भवंडर जैसी घटना हम लोग को देखने को मिलती है, जो पानी के ऊपर जो है वो बनती है। टॉर्नेडो पता है ना आपको, जो साइक्लोन जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो वैसा पानी के ऊपर टॉर्नेडो। हालांकि मैं आपको क्लियर बता दूं, ये सब तूफान जो है वो पानी के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिलते हैं कि बनते हैं, और लैंड पे आते आते जो है वो खत्म हो जाते हैं। जमीन पे आते आते इनकी एनर्जी जो है वो पूरी खत्म हो जाती है। तो ये साइक्लोन का पूरा एक टॉपिक होता है, जो ज्योग्राफी के अंदर आपको जो है वो मिलेगा, राइट, जनरल स्टडीज के अंदर। सो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे बेसिक फैक्ट्स आपको बहुत क्लियर होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने साइक्लोन के टॉपिक को पता है, उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि साइक्लोन जैसे ही जमीन पर आते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है, राइट। बहुत कम एनर्जी होती है, और सबसे ज्यादा एनर्जी उनको वाटर से मिलती है, पानी से मिलती है, राइट। क्योंकि इवापोरेशन की भी सिंपल सी प्रोसेस होती है यार, तो इसको बहुत डिटेल में समझना बहुत जरूरी होता है। हालांकि अपने आप में ये 45 से 50 मिनट का टॉपिक है साइक्लोन का। अलग अलग टाइप के साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन्स जो होते हैं उनके अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या नाम है, राइट। तो वाटर स्पाउट, तो हमने क्या समझा आज की क्लास में अभी तक कि वाटर स्पाउट के कारण, यानी कि एक तूफान के कारण जो है ये याचिका डूब गई। पहला पॉइंट तो ये हम लोग को देखने को मिल गया। इस घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग लापता हैं अभी तक। और इस हादसे के बाद से जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति से संबंधित चिंताएं जो है वो उत्पन्न हो गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जलवायु परिवर्तन का ही तो ये हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि तूफान जो है वो की इंटेंसिटी बढ़ गई है। आप देखिए कि पहले के समय पर तूफान बहुत कम आया करते थे, आज के समय पर आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड देखेंगे तो तूफान बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट, पूरे दुनिया भर में। इंडिया में तो ऑब्वियसली बढ़ ही गए हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों एरियाज में। अब वाटर स्पाउट क्या है, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये एक तूफान हम लोग को देखने को मिलता है। फिर भी एक और चीज समझ लीजिए, वाटर स्पाउट जो है ये एक रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर है, मतलब वही साइक्लोन की बात हो रही है, टॉर्नेडो की बात हो रही है। और ये बेसिकली पानी के ऊपर जो है वो होते हैं, और ये बेसिकली वीकर वर्जन होता है टॉर्नेडो का। तो ये भी आप लिख सकते हो, वीकर वर्जन टॉर्नेडो का, वीकर वर्जन साइक्लोन का। ये टिपिकली जो है वो 5 से 10 मिनट तक रहते हैं, राइट। और इनका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 165 फीट का होता है। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख सकते हो आप। और इस समय विंड स्पीड जो होती है वो अप टू 100 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि बहुत तेज है। क्लियर? तो इतने पॉइंट्स लिखिए आपने। अब आपको समझ में आ गया वाटर स्पाउट क्या है। यस,
तो ये टर्म आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। वाटर स्पाउट जो है वो काफी ज्यादा कॉमन होते हैं ट्रॉपिकल वाटर्स में, ऑब्वियसली यार ये ट्रॉपिकल वाटर्स में ही बनते हैं, राइट। कॉमन वाली बात ही नहीं है, बनते मैक्सिमम यहीं पर ही है और बहुत ही कम केसेस में, राइट। यानी कि जब कोई हमें देखने को मिलता है किसी प्रकार का वेदर में डिस्टर्बेंस होता है, तब हम लोग को ये टेम्परेट एरियाज में देखने को मिल सकते हैं, वरना ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही देखने को मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही नजर आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सूर्य की एनर्जी यहीं पर ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। यस, और ये कब होते हैं ये भी लिख लेना, जब हाई ह्यूमिडिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता जब हम लोग को देखने को मिलती है। और पानी का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा गर्म हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कंपेयर टू उसकी ऊपर वाली हवा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं वाटर स्पाउट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली आप टॉर्नेडिक वाटर स्पाउट को जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये टॉर्नेडिक वाटर स्पाउट जो होते हैं वो जमीन से लेकर पानी की तरफ जाते हैं, और जैसे ही ये हम लोग को देखने को मिलते हैं उस समय बहुत तेज बिजली चमकने लगती है, बहुत तेज हवाएं आने लगती हैं। सी वेव्स जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, समुद्र की लहरें जो होती हैं वो काफी रफ हो जाती हैं, और बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, और कई केसेस में बहुत तेज बिजली चमकने लगती है, राइट। और टॉर्नेडिक वाटर स्पाउट जो होता है ये अपने आकार में बड़े हो सकते हैं और बहुत ही विनाशकारी भी हो सकते हैं। बस ये इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि वाटर स्पाउट जैसे कि ये सिलिसी इटली के अंदर जो हम लोग को देखने को मिला कि याच जो डूबी है, तो वाटर स्पाउट माना जा रहा है कि उससे टकराया था, और उसके टकराने के कारण हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि वो डूब गई। अब इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि फेयर वेदर वाटर स्पाउट्स भी होते हैं एक प्रकार के। फेयर वेदर वाटर स्पाउट्स के बारे में बात करें तो ये काम वेदर कंडीशन में जो है वो पानी के ऊपर बनते हैं, यानी कि शांत जब वेदर होता है तब उस समय पानी के ऊपर बनते हैं, यानी कि शांत मौसम की स्थिति में देखने को मिलता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन हम लोग को देखने को मिलते हैं टॉर्नेडिक वाटर स्पॉट्स है, क्योंकि जनरली बनते ही रहते हैं और ये उतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। नेक्स्ट, तो हमने दो प्रकार के ये देखे, एक है फेयर वेदर वाटर स्पाउट्स और दूसरा है टॉर्नेडिक वाटर स्पाउट। तो ये दो इसके टाइप्स है, बस ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि वाटर स्पाउट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज की डेट में जलवायु परिवर्तन के कारण टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है। साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के, तो इन्होंने ये बताया कि एक रिलेशनशिप हम लोग को देखने को मिलता है सी सरफेस टेम्परेचर जो गर्म हो रहा है और वाटर स्पाउट जो बन रहे हैं उसके बीच में। यानी कि अब ऑब्वियस ही बात है यार, गर्मी होगी तो टॉर्नेडो, साइक्लोन्स, ये सब चीजें तो हम लोग को देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, राइट। तो ये तो बेसिक जनरल स्टडीज के फैक्ट्स है, ज्योग्राफी के फैक्ट्स है। यस, और आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, आपको ज्योग्राफी पढ़ना ही है जनरल स्टडीज के अंदर, तो ये फैक्ट तो कॉमन है। बट अब आपको टर्म मिल गया वाटर स्पाउट, जो कि आपकी जीएस में नहीं है, बट अब आपको नोट डाउन कर लेना ये वाला, क्योंकि देखो क्या होता है, जनरल स्टडीज में आपको फिनोमेना मिल जाते हैं, बट कुछ टर्म्स जो होते हैं वो आपको करंट अफेयर्स में मिलते हैं, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस वाटर स्पाउट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 90% से ज्यादा चांसेस है। सी सरफेस जो हम लोग को सिलिसी के अराउंड जो है वो देखने को मिल रहा है, वो लगभग 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है देन 1990 और 2020 के एवरेज में। यानी कि देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो गया। और एक स्टडी के थ्रू तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्रियल एरा से हमारा टेम्परेचर लेवल 1.15 डिग्री सेल्सियस आज की डेट यानी कि 2024 तक बढ़ चुका है। हालांकि रिपोर्ट 2022 या 23 की थी। अब सिलिसी के बारे में बात करें तो सिलिसी जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ये सिसिली इसको जो है वो कहा जाता है बेसिकली, राइट। और मेडिटेरेनियन सी के पास इटली है ना, हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर है सदर्न इटली पेनिनसुला, ये हम लोग को देखने को मिलती है। और ये आइलैंड जो है वो ऑटोनोमस रीजन है इटली का, और यहाँ पर और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के। तो मैप में आप जरूर इसकी लोकेशन जो है वो देखिए अभी के अभी। और इसकी कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है क्या है, पालेर्मो। पालेर्मो ये लार्जेस्ट सिटी आइलैंड के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, और ये बेसिकली कहा जाता है कि किसकी कैपिटल है, सिसिली की कैपिटल है, सिसिली की कैपिटल। तो ये फैक्ट्स है कुछ जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंडिया और यूक्रेन के रिलेशन को हम लोग समझेंगे गाइस। तो रिसेंटली अभी हमें देखने को मिला कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन में विजिट किया, और ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था, क्योंकि ये पहली बार एक इंडियन हेड ऑफ स्टेट ने यूक्रेन में विजिट किया था 1991 के बाद से। मतलब यानी कि जब यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिली, राइट, तब से पहली बार किसी इंडियन हेड ऑफ स्टेट के द्वारा जो है वो यहां पर विजिट किया गया। अच्छा, क्या हेड ऑफ स्टेट बोलना सही रहेगा या हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलना सही रहेगा? कम ऑन, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। यहां पर जो लिखा हुआ है क्या ये सही लिखा है? नहीं। हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। यस, तो ये यहां पर थोड़ी सी सुधार कर लीजिएगा। होता है कभी कभी ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो है वो रहती हैं। अब इसमें हेड ऑफ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि भाई एक कंट्री के जो है वो हेड पहली बार यहाँ पर पहुंचे, उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर लिख दिया गया है। बट अगर अपन थोड़ा सा टेक्निकल जाएं, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये है हेड ऑफ गवर्नमेंट। यस, तो यूक्रेन पे इन्होंने पहली बार जो है विजिट किया है, और ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअस जो है वो चल रहा है, और इस समय हम लोग जो है वो डिफेंस की फील्ड में जो है वो कॉपरेशन पर फोकस कर रहे हैं। राइट, सहयोग, रक्षा में सहयोग पर केंद्रित जो है वो थी ये मीटिंग, और इंडिया जो है वो सिक्योर करना चाह रही है अपना मिलिट्री इंटरेस्ट। दोनों ही रशिया और यूक्रेन ओरिजिन इक्विपमेंट्स इसकी इन्वेंट्री में इंडिया जो है वो चैलेंजेस फेस कर रही है दोनों के बीच में रिलेशंस क्रिएट करने में। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाता हूं। याद है आपको कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी जिसमें हमने डिस्कस भी किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाए कि इंडिया जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो रशिया को ट्रांसफर कर रही है जो रशिया अपने डिफेंस में यूज करेगा, अपनी मिलिट्री में यूज करेगा और यूक्रेन के अगेंस्ट करेगा। यस, बट अब देखो मैंने आपको क्या बोला, हम लोग अपना जवाब देते नहीं है। हम लोग जो है वो प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। राइट, कि बातचीत मत करो, काम पर फोकस करो। यही एक बॉस, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि कोई आपको कितना ही बोल रहा है, आपको कोई उसको रिप्लाई नहीं करना है मुंह से। एग्जामिनेशन की तैयारी करो, डट के मेहनत करो, रिजल्ट खुद ब खुद जो है वो सामने आएगा। जब सामने वालों के मुंह आपके रिजल्ट से बंद हो जाएंगे तो आपको किसी को जवाब नहीं देना है। इवन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी दूसरे करियर में हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस वगैरह कर रहे हो, राइट, उसमें आपको लोग जो है वो बोल रहे हैं कि अरे यार मतलब कुछ कमाई तो हो नहीं रही तेरी, लगा हुआ है इसमें, लगा हुआ है इसमें। आप उनको रिप्लाई मत करो, मुस्कुरा दो, बोलते कि हाँ यार क्या करूं, यही आता है मुझे, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। अपने अंदर वो होता है ना बॉम्ब, टिक 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 जो कर रहा है उसको करने दो, उसका टाइमर और थोड़ा सा बढ़ाओ, पेशेंस रखो, और फिर जब वो बॉम्ब फटेगा आपकी सक्सेस से तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो सेम सिविल सर्विसेज के रिजल्ट का वेट करो, अभी पूरी मेहनत करो, किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हमने यूक्रेन जाकर पूरी दुनिया भर को और यूनाइटेड स्टेट्स का भी मुंह बंद कर दिया कि भाई तुम जो बोल रहे हो कि हम सिर्फ रशिया के साथ है, रशिया के साथ है, ऐसा नहीं है। हम अपने इंटरेस्ट के साथ है, हमारे लिए जो फायदेमंद चीज होगी हम उस पर काम करेंगे, ना कि हम इस प्रकार की पॉलिटिक्स खेलते हैं। यस, अब देखो इंडिया जो है उन्होंने कमिटमेंट अपना किया है कि भाई हम शांति बरकरार करेंगे। राइट, और इंडिया भी चाहती है यार, ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग जो है वो हमेशा से शांति जो है वो चाहते हैं। राइट, कि पूरे विश्व में, देश भर में जो है वो शांति रहे। इंडिया जो है बोल रही है कि भाई जेन्युइन तरीके से एंगेज करेंगे हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, और जल्दी से जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इतने समय से चल रहा है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। और इंडिया ने किया भी है, पहले कई बार मीटिंग्स में इंडिया ने यही चीज बोली है कि भाई शांति बरकरार रखो। फिर एक नया कमीशन बनाया जा रहा है, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया और यूक्रेन के बीच में ट्रेड, व्यापार और इकोनॉमिक रिलेशन को जो है वो और मजबूत बनाना। और जिसमें हमें देखने को मिला कि 2021-22 में इंडिया और यूक्रेन के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो था वो 3.386 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। हमने 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी यहां पर साइन किए हैं, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन से रिलेटेड और कल्चरल कॉपरेशन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिले, जो कि इन सेक्टर्स में दोनों ही कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत बनाएंगे। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला है इंडिया ने जो है वो 4 भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, भीष्म इनिशिएटिव जो है वो यूक्रेन के लिए शुरू किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 4 भीष्म इनिशिएटिव इंडिया ने यूक्रेन के लिए लेकर आए। ये चीज आ सकती है एग्जामिनेशन के अंदर कि भीष्म क्यूब जो है वो क्या है, तो आपको और किसको गिफ्ट किया अभी इंडिया ने, तो यूक्रेन को, याद रखिएगा। ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग मेडिकल सहायता जो है वो प्रोवाइड कराते हैं क्राइसिस वाली सिचुएशन में। देखो ये क्यूब्स यानी कि बॉक्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसमें फर्स्ट एड फैसिलिटीज जो है वो रहती है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इवन इनविटेशन दिया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को। कोई मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकता है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का नाम क्या है। और ऑब्वियसली बात है हमने उनको बोला कि आप भी आइए हमारी कंट्री के अंदर। तो ये एक अच्छा जेस्चर है दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने का। अब इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस डायनेमिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो जो हिस्टोरिकल विजिट जो हम लोग को देखने को मिली है अभी रिसेंटली, तो ये विजिट जो है वो सिंबलाइज कर रही है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो शिफ्ट हो रही है और हम लोग सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के साथ एंगेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग करेंगे,
हमें पूरी कंट्रीज के साथ एंगेज करना है, बिकॉज हम लोग आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया बना रहे हैं, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट से मिलता है पैसा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हमें रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, और इसलिए हर आप जो भी देखिएगा, जिस भी कंट्री के साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, उस पर हमारा ट्रेड और इकोनॉमी जो है वो मेन मुद्दा जो है वो रहा है हमेशा से। उस कंट्री को किस चीज की नीड है वो हम पता करके आ रहे हैं, और उस पर हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। यस, क्योंकि हमें व्यापार करना है, क्योंकि हमें एक चीज क्लियर है, और सभी को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब पैसा होता है तब इज्जत होती है, तब तरक्की होती है, राइट? तो जो भी लोग बोलते हैं ना कि पैसे से कुछ नहीं होता, तो भाई साहब मैं एक चीज बता दूं, पैसे से सब कुछ होता है। वो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि पैसे से कुछ नहीं होता, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, राइट? तो बोलते हैं कि पहले पैसा कमा लो, उसके बाद फिर फिलोसोफर बनो। सेम चीज ये है कि हम आज की डेट में अब अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता किसी भी तरीके से। फिर इसके अलावा हम लोग हाई लेवल इंटरेक्शन जो है वो करेंगे, यानी कि हमारी जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्रीज जो है वो आपस में दोनों कंट्रीज के साथ जो है वो कोलैबोरेट करेगी, बातचीत करेगी, फॉरेन मिनिस्ट्रीज बातचीत करेगी, तो हाई लेवल मिनिस्टीरियल लेवल पर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया एंगेज कर रही है यूक्रेन के साथ, इसका मतलब हमें एक इंडिपेंडेंट स्टैंड जो है वो ले रहे हैं, और रशिया, और ऑब्वियस की बात है कि रशिया यूक्रेन के बीच में इशू चल रहा है, बट हम दोनों के साथ ये अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं। सेम वैसे ही जैसे कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में स्थिति खराब है, बट देन टू हमारा पार्टनर दोनों ही है, मतलब दोनों दुश्मन है, यूनाइटेड स्टेट्स रशिया दोनों दुश्मन है, बट हम फिर भी दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके चलता है। यूएसए चाइना आपस में दुश्मन है, फिर भी हम बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं। यस, तो ये हमारी खूबी है कि भाई तुम आपस में दुश्मन हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे अपने इंटरेस्ट से मतलब है, जो चीज मेरे लिए फायदेमंद होगी मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगा। तो ये एक बहुत एक तरक्की का माइंडसेट है, पता है आपको? ये माइंडसेट आपको भी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि ग्रुपिज्म बनाओ, आप अपने इंटरेस्ट के लिए काम करो ना, आप अपने फायदे के लिए काम करो। जहां आपने अपने फायदे के लिए काम करना शुरू किया, वहां आप सक्सेसफुल बन जाओगे। दैट इज वेरी ट्रू। अब देखो, यूक्रेन जो है, यानी कि भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए यूक्रेन का महत्व जो है वो क्या है? तो इंडिया हमेशा से ही एक भंडार का इंडिया ने काम किया डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। सोवियत एरा के समय पर भी, यूएसएसआर के समय पर भी, उसमें यूक्रेन भी शामिल था। नोटेबली इंडियन एयरफोर्स जो है, AN-32 एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी की फ्रंटलाइन वॉरशिप, ये डिपेंडेंट है यूक्रेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर। यस। फिर इसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में जो हुई थी, फिर इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल जो है वो ली थी यूक्रेन से, राइट? तो इसका मतलब कि हमारे पास हमारा यूक्रेन जो है वो एक अच्छा डिफेंस पार्टनर है, जो हमें काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराता है, और इंडिया के पास बहुत सारा पहले भी यूएसएसआर का भंडार था, और अभी भी देखो रशिया की तरफ से भी डिफेंस इक्विपमेंट हमारे पास आते हैं, यूक्रेन की तरफ से भी आता है। 2021 में यूक्रेन ने साइन किए थे 4 एग्रीमेंट $70 मिलियन के इंडिया के साथ, जिसमें कि वो अपने वेपन्स जो है वो सेल्स करेगा और वेपन्स को अपग्रेड करवा के भेजेगा इंडिया में। यूक्रेन जो है उसका इंडिया के डिफेंस मार्केट में अच्छा कोलैबोरेशन है, इसमें जॉइंट वेंचर्स भी हुए हैं, रिसर्च पार्टनरशिप भी हुई है इंडिया की डीआरडीओ के साथ, यूक्रेन की और इंडिया की। अब देखिए, कुछ रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कतें आई, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, जब रशिया और यूक्रेन हुआ, तो इंडिया और यूक्रेन के संबंध जो है वो थोड़े से खराब हुए। क्यों खराब हुए? क्योंकि अब देखो, इंडिया जो है उसके बहुत समय से रिलेशन है रशिया के साथ, काफी अच्छे रिलेशन है, और काफी मजबूत और काफी बड़े रिलेशन है। तो इंडिया का जो ये न्यूट्रल स्टैंड जो है, जो अवॉइड कर रहा है कि भाई हम डायरेक्टली जो है वो रशिया को कंडेम नहीं कर सकते, और हम दोनों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों से फायदा उठाते हैं भाई। तो इसलिए हम दोनों को बॉयकॉट नहीं कर सकते, या किसी एक को बॉयकॉट नहीं कर सकते, या न्यूट्रल नहीं रह सकते। मतलब हमें बेसिकली एक बैलेंस क्रिएट करना। आप न्यूट्रल बोलोगे तो न्यूट्रल का मतलब या तो दोनों को छोड़ दो, या दोनों के साथ प्रॉपर रिलेशन बनाओ। ऐसा भी नहीं है, अब हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। अब हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं, और जहां अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम किया, मैंने आपको बताया कि आपको सक्सेस जो है वो मिलेगी। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसने रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ने सप्लाई चेन बुरी तरह से डैमेज कर दिया। इसके अंदर हम लोग को देखने को मिला इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट S-400 डिफेंस सिस्टम जो है रशिया से जो आ रहा था, उसकी डिलीवरीज में जो है वो डिले हो गया, इसी के कारण, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण। फिर यूक्रेन का स्टैंड जो है वो सेंसिटिव इश्यूज में, जैसे कि कश्मीर को लेकर, राइट? तो उस पर थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिलता है कि कश्मीर को लेकर उसका मानना जो है वो अलग है, उसकी दृष्टिकोण जो है वो थोड़ी सी अलग है। तो इसके कारण हम लोग को कई बार यूक्रेन की तरफ से सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पाता कश्मीर के मामले में, राइट? तो ऐसी भी चीजें कई बार देखने को मिल चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एक बैलेंस अप्रोच जो है वो बना के चलना है, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट पर जो है वो फोकस करेंगे। हमें एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट पर काम करना। नॉन अलाइनमेंट, राइट? क्लियरली, जैसे हम पहले भी काम कर चुके हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर, कोल्ड वॉर के समय पर। यस।
कि भाई हमें तुम दोनों से मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, हमें जिससे मतलब होगा हम उसके साथ बैठकर अपने हित के लिए डिस्कस करेंगे। फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो हम प्रोवाइड कराएंगे कराएंगे, और हमें शांति चाहिए भाई विश्व लेवल पर। फिर इसके अलावा ग्लोबल साउथ सॉलिडेरिटी, हाँ भाई देखो डेवलपिंग कंट्रीज है और हम भी डेवलपिंग कंट्रीज, और हमें डेवलप कंट्री बनना है 2047 तक। तो हमें ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो है वो एक अपनी मतलब एक ग्रुप जो है वो क्रिएट करके रखना पड़ेगा सभी डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रो करवाने के लिए। तो ये चीज है, यानी कि सबके साथ एंगेज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड एक टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी। अब देखो यार, हमें आज की डेट में क्रॉप्स की डेटा को कलेक्ट करने की सख्त आवश्यकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो राज्यों को ये कह रही है कि भैया जल्दी से जल्दी आप डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे और रिवैम्प्ड फसल प्रोग्राम जो है वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो, जिससे कि हम एग्रीकल्चर का स्टैटिस्टिक्स को इंप्रूव कर सकें, यानी कि उसका प्रॉपर डेटा हमें मिल सके। ये इनिशिएटिव डिजाइन किया गया है बेसिकली किस पर्पस के लिए? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है एग्रीकल्चरल डेटा की उसको बढ़ाने के लिए, सटीकता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, किसकी? कृषि डेटा की। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसी बनाने के लिए, ट्रेड से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए और एग्रीकल्चरल प्लानिंग के लिए। यस, क्योंकि आपके पास प्रॉपर डेटा होगा तभी आप अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे, अच्छे से पॉलिसीज बना पाओगे, राइट? यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, ये स्टेट्स के साथ इन्होंने डिस्कस किया कि किस प्रकार से क्रॉप के प्रोडक्शन की स्टैटिस्टिक्स को इंप्रूव करना है। और इन्होंने ये बोला कि भैया हमें कोलैबोरेट करना है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को डेटा के संग्रहण के लिए, यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए, राइट? कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म डेटा और पूरी कंट्री का एक डेटा जो है वो डेवलप हो सके, और उसके तहत हम लोग एक नेशनल पॉलिसी जो है वो क्रिएट कर सकें एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर के ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर। अब जो नए इनिशिएटिव है क्रॉप डेटा कलेक्शन के लिए, जैसे कि डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, तो इसमें हम ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन का, वेब पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, जिसके थ्रू यानी कि अब क्रॉप के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, यानी कि फील्ड में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ईल्ड कितनी हुई है, उपज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका आकलन किया जाएगा और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इंप्रूव करने से रिलेटेड रिकमेंडेशन जो है वो दिए जाएंगे। इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि साइंटिफिक तरीके से जैसे कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन किया जाएगा सभी मेजर क्रॉप्स के लिए हमारी कंट्री के अंदर, किसानों को बताया जाएगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप क्या करो कि जिससे कि उपज और बढ़े, राइट? और ये तभी पॉसिबल पाएगा जब हमें एक्चुअल उस जगह के बारे में पता लगेगा कि किस जगह पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या कितना यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो वो डेटा के थ्रू ही हम ये सब चीजें कर पाएंगे। इसके अंदर हम लोग को जीपीएस इनेबल्ड फोटो कैप्चर्ड फीचर्स है, ऑटोमेटेड प्लॉट सिलेक्शन है, जियो रेफरेंसिंग है, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। फिर ऐसी एक डिजिटल क्रॉप सर्वे हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है जिसके थ्रू डिटेल्ड और एक्यूरेट क्रॉप का डेटा जो है वो डिजिटल मेथड्स के थ्रू जो है वो पता लगेगा। अब इसके की फीचर के बारे में बात करें, इसमें जियो टैग डेटा होगा, राइट? रिकॉर्ड जो है एग्जैक्ट क्रॉप प्लॉट की लोकेशन बताएगा, मतलब कहां पर प्लॉट है उसकी जानकारी देगा, इंश्योर करेगा कि बिल्कुल तरीके से यानी कि जितना बड़ा उसकी जमीन है उसका प्रॉपर मेजरमेंट मिल सके। फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को देखने को मिलेगा कि आपको मैनुअल मेथड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आप डिजिटल मतलब डिजिटल टूल्स के माध्यम से डेटा जो है वो मेजर कर पाओगे, कलेक्ट कर पाओगे या उसको सेग्रीगेट कर पाओगे, राइट? फिर रियल टाइम अपडेट हम लोग को इसमें देखने को मिलेगी, क्रॉप की इंफॉर्मेशन बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर यहां पर नजर आएंगी क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया गया है। फिर अब एक हम लोग को एक नई फसल प्रोग्राम देखने को मिल रही है, राइट? अब इसके अंदर हम लोग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं एक्यूरेट तरीके से क्रॉप मैपिंग के लिए। किस पर्पस के लिए? क्रॉप की मैपिंग के लिए, और एरिया जो है मेजर क्रॉप का कितना है उसको मेजर करने के लिए। इस ये महालोनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है, जो जनरेट करता है क्रॉप फोरकास्ट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर। ये चाहो तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है। नेक्स्ट, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, जिसको यूपीएजी हम लोग पोर्टल बोलते हैं। पोर्टल मतलब ये वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड हब है जो कि नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, मार्केट ट्रेंड्स, प्राइसिंग और दूसरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल डेटा से रिलेटेड प्रोवाइड कराता है। ये हेल्प करता है क्रॉस वेरिफिकेशन करने में डेटा मल्टीपल सोर्सेज से, और इंश्योर करता है कि प्रॉपर मतलब सटीक डेटा यहां पर मिल सके, राइट? इंफॉर्मेशन मिल सके क्रॉप से रिलेटेड या फील्ड से रिलेटेड।
या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। अब इसमें एक और हम लोग ने कोलैबोरेशन किया है, जैसे कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है, जिसके थ्रू ये डेवलप कर रहे हैं किस चीज को, यील्ड फोरकास्ट मॉडल को, कि हम फोरकास्टिंग करेंगे, हम अनुमान जो है वो लगाएंगे कि आने वाले समय में कितना उपज हो सकती है, यानी कि इस खेत से जो है वो कितना प्रोडक्शन हो सकता है। फिर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के साथ, जिसके थ्रू हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के माध्यम से एक प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकें पूरे डेटा की। तो आज की डेट में हम लोग को रियल टाइम मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, यस, कि भाई क्रॉप की कंडीशन क्या है, राइट। जब भी आज की डेट में अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स होते हैं या पेस्ट आउटब्रेक होता है, कई बार कीड़े मकोड़े जो है एकदम से नहीं आ जाते हैं, कीटों का प्रकोप जो एकदम से आ जाता है, या फिर कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, तो बिल्कुल हमें रियल टाइम बेसिस पर वो मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। रियल टाइम डेटा अलाउ करता है कि हम टाइम पर जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं, राइट, एक्शन जो है वो ले सकते हैं। फिर हम लोग को जो है आज की डेट में एडवांस टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास बहुत पुराने मेथड्स हैं, हमें मॉडर्न मेथड्स पर, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करना जरूरी है, राइट। बस ये चीज है। फिर डेटा की रिलायबिलिटी को जो है वो एनहेंस करना है, कि हमारे पास जो भी डेटा है वो मतलब सही डेटा हो, राइट, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। तो इस पे आप टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो, रिमोट सेंसिंग जो कि एक्यूरेट क्रॉप मैप क्रिएट करेगा, आपको मैनुअल डेटा कलेक्शन पर रिलाय नहीं होना पड़ेगा, राइट। और एक्यूरेट डेटा जो है वो डिजिटल क्रॉप सर्वे के थ्रू जो है वो लाया जाएगा, जिससे कि पॉलिसी मेकर जो है वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकेंगे और बेटर प्रैक्टिसेस और बेटर मेथड्स जो है वो रिकमेंड कर सकेंगे किसानों को, जिससे कि उपज जो है वो बढ़ाई जा सके। फिर ट्रेडिशनल मेथड जो है वो आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो नहीं वो मतलब सक्सेस पा सकते हैं, तो इसलिए आपको मॉडर्न मेथड्स पर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एस्टिमेशन जो है वो एक बड़े एरिया पर जो है वो सटीक तरीके से प्रोवाइड कराने में सक्षम होती है, जो कि मैनुअल पॉसिबल नहीं है। अब बट कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। हमारे पास प्रॉपर क्लाउड स्टोरेज नहीं है, डेटा प्रोसेसिंग स्किल्स जो है वो नहीं है, पब्लिक ऑफिशियल्स के बीच में डेटा को हैंडल कैसे करना है उसकी जानकारी नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी काफी लिमिटेड हम लोग को देखने को मिलता है। अब हमारे यहाँ पर मतलब 85%, 85% से ज्यादा जो फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, राइट, यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन हम लोग को देखने को मिलती है। तो इतने कम हमारे पास फार्मर्स हैं। अभी लेटेस्ट एक आंकड़ा सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि 1.08 हेक्टेयर का एवरेज किसान के पास होल्डिंग है, मतलब एक एक किसान के पास ऑन एन एवरेज मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो सोचिए आप, तो इतने जब छोटे किसान होंगे तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है कि डिजिटल स्किल नहीं होगी, टेक्नोलॉजी की कमी होगी। फिर कई बार कंसर्न आता है डेटा एक्यूरेसी के ऊपर कि भाई न्यू टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं बट उसके अंदर कोई बग आ गया, कोई एरर आ गया, तो वो डेटा प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराया उसने, तो पॉलिसीज पूरी गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसलिए एक बार मैनुअल मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता होनी चाहिए एक डिजिटल डेटा आने के बाद। फिर इसके अलावा इंटीग्रेट करना है हम लोग को एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, जो नए टूल्स जो हैं, अब ऑब्वियसली बात है जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है तो उसको नए टूल्स के साथ अवगत कराना है, इंटीग्रेट करवाना है। फिर लैंग्वेज बैरियर भी हम लोग को देखने को मिलता है आपका। अब इन सब क्रॉप के डेटा को जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम लोग को कन्वर्ट करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, यस। अब वे फॉरवर्ड के बारे में हम लोग चर्चा करें तो हम लोग को टेक्निकल स्किल्स जो है वो इंप्रूव करने की आवश्यकता है। आज की डेट में हमें पार्टनरशिप करने की आवश्यकता है एनजीओ के साथ, टेक कंपनीज के साथ, कि जिससे कि ट्रेनिंग जो है वो ऑफिशियल्स को डिलीवर की जा सके। हम लोग को सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए जो है वो, यानी कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजी जो है जिसको ट्रेडिशनल मेथड के साथ हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। फिर रेगुलर जो है वो ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंस्पेक्शन करना जरूरी है कि भाई डिजिटल डेटा जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता है किसी बग के कारण खराब डेटा आ गया तो फिर कबाड़ा हो गया, यस। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब 19th इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया सीआईआई न्यू दिल्ली के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री न्यू दिल्ली के द्वारा, जिसने ये बताया कि इंडिया का एक प्लान है कि हम लोग को अपने एक्सपोर्ट्स को जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए डबल करना है, 200 बिलियन यूएस डॉलर तक करना है 2030 तक। लिख लो भैया कि इंडिया का प्लान है कि इंडिया को अफ्रीकन कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट्स को डबल करना है, यानी कि हम जो अफ्रीकन कंट्रीज को जो सामान भेजते हैं तो उसको हमें दुगना करना है, निर्यात को 2 गुना करना है, 200 बिलियन यूएस डॉलर करना है। कब तक? 2030 तक। कॉमर्स सेक्रेटरी हैं
सुनील बर्थवाल और यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने हाईलाइट किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंड करने के लिए, यानी कि इन एरियाज पे जो है वो हम लोग को काम करना जरूरी है। इंडिया का बायलेटरल ट्रेड जो अफ्रीका के साथ है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर रहा है 2022 में, और ये बेसिकली एक बहुत ही मजबूत ग्रोथ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी शोकेस कर रहा है। अब कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर है एक्सपेंशन के, जैसे कि एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर का सेक्टर। इंडियन कंपनी जो है वो अफ्रीका की फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। हम लोग एडवांस सीड टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, एग्रो प्रोसेसिंग मेथड्स पर काम कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स। फिर बायलेटरल ट्रेड जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ही मतलब हमने एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है, और इंडिया का एक्सपर्टीज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में और एग्रोटेक एरिया में, उससे काफी बेनिफिट मिलेगा अफ्रीका को। इंडिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है वो अफ्रीका के लिए वो 3.8 बिलियन यूएस डॉलर रही है 2023 में। इसको हम लोग और ग्रोथ करवा सकते हैं क्योंकि हम लोग जेनरिक मेडिसिन के मास्टर हैं, डिलीवर करते हैं। ऑटोमोबाइल में भी हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इससे इंडिया को काफी फायदा होने वाला है। इंडिया को एक बड़ा मार्केट मिलने वाला है अफ्रीका को, जो मिल ही रहा है, और इसको और एक्सपेंड करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अफ्रीका में डिमांड जो है बढ़ती जा रही है टू व्हीलर्स और अफोर्डेबल कार्स की, तो जिसको इंडिया फुलफिल कर सकता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, इसने आइडेंटिफाई किया है कि ऑटोमोबाइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है कोलैबोरेशन के लिए। फिर इंडिया और अफ्रीका जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी, ऑब्वियसली विद ट्रॉपिकल एरियाज में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो रेन्यूएबल एनर्जी के मामले में, पर्टिकुलरली सोलर पावर के मामले में जो है वो इनमें ह्यूज पोटेंशियल है। तो हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत 20 से भी ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज ने जो पार्टिसिपेट किया है, तो हम ग्रिड्स ऑफर कर सकते हैं, हम सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो उनको ऑफर कर सकते हैं। तो इंडिया की एक्सपर्टीज जो सोलर में है और विंड एनर्जी में है, तो ये हम जो है वो उनको ऑफर करके बेनिफिट उठा सकते हैं और उनको भी हेल्प कर सकते हैं। दोनों ही, यानी कि दो चीजें होती है, एक सामने वाले को जिसकी जरूरत है वो पूरी हो गई, हमें जो है वो इकोनॉमिकली फायदा हो गया। फिर लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर भी इंप्रूवमेंट जो है वो किया जा सकता है। तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड के स्मूथ फ्लो के लिए, राइट, इंडिया और अफ्रीका के बीच में। इंडिया का पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है और यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पोर्टल जो है, ये शेयर किया जा सकता है अफ्रीका के साथ, जिससे कि एक एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अफ्रीका के अंदर डेवलप किया जा सके। अब ट्रेड एग्रीमेंट्स और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की अगर हम बात करें, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया जो है वो एक्सप्लोर कर रही है नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अफ्रीकन नेशन के साथ, ट्रेड वॉल्यूम्स को बूस्ट करने के लिए और एक्सचेंज गुड्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ड्यूटी फ्री टेरिफ प्रेफरेंस हम लोग को स्कीम देखने को मिल रही है, जो 27 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो अफ्रीका के अंदर है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है। और नॉन रेसिप्रोकल टेरिफ प्रेफरेंस है। नॉन रेसिप्रोकल टेरिफ प्रेफरेंस का सिंपल शब्दों में मतलब ये होता है कि हमने अगर आपके लिए डिस्काउंट किया है तो जरूरी नहीं कि आप भी हमारे लिए डिस्काउंट करो, तो ये नॉन रेसिप्रोकल होता है। फिर हमने अफ्रीकन यूनियन को सपोर्ट किया। इंडिया जो है वो अफ्रीकन यूनियन की फुल मेंबरशिप को जो है वो G20 के अंदर सपोर्ट करती है और कर चुकी है, और ये कमिटमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि भाई अफ्रीका भी जो है वो ग्लोबल स्टेज पर आए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडिया के इन्वेस्टर जो है वो इंकरेज कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अफ्रीका की मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में और एक्सपेंड करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, मतलब इकोनॉमिक टाइज को डीपेन करने के लिए। सिंपल शब्दों में बोलूं तो हम लोग जो है वो अफ्रीका के अंदर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, यानी कि इंडिया के इन्वेस्टर्स, इंडिया के एक्सपर्ट्स। अब चैलेंजेस जो है वो क्या क्या है, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो काफी हर्डल फेस करती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रिक्ट है, जो कि इम्पैक्ट करते हैं अफ्रीकन नेशन के साथ ट्रेड को, क्योंकि अफ्रीकन नेशन जो है वहां पर यूरोपियन यूनियन के रूल्स रेगुलेशन जो है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट चलते हैं वहां पर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, जो फेयर ट्रेड को हैम्पर करते हैं, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्ट होता है। डेट कंसर्न, सब सहारन अफ्रीका जो है वो ऑलरेडी उसकी इकोनॉमी इनस्टेबल है, और हम अगर उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन बनाएंगे और हमने प्रोडक्ट भेजा और वहां से पैसा नहीं आया, तो हम लोग के लिए दिक्कत हो सकती है। फिर चाइना यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो कर रहा है, फुटप्रिंट जो है वो चाइना का अफ्रीका के अंदर भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इंडिया और अफ्रीका का ट्रेड जो है वो और बेहतर हो सकता है, जैसे कि अफ्रीका के अंदर कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, इन सब के डिपॉजिट है, रेयर अर्थ के डिपॉजिट है, जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी हेल्प करेगा। इंडिया का स्टार्टअप रेवोल्यूशन, यूपीआई, ओएनडीसी, ये हम एनहांस कर सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और
ट्रेड क्वालिटी को अफ्रीका के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो अफ्रीका के अंदर है उसमें हम लोग इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। इंडिया लो कॉस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सकती है अफ्रीका की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ के लिए, और इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि इस एरिया पर भी हम लोग देख सकते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये कहा है कि भैया आप ऐसी जो विदेशी प्रजाति हैं एनिमल्स की, एक्सोटिक एनिमल्स की स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उनको रजिस्टर करो। इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, जू, यहां पर ऐसी जो भी प्रजाति रिपोर्ट की जा रही है रजिस्टर करो उनको तुरंत, यानी कि जैसी दिख रही है प्रजाति आप तुरंत रजिस्टर करो इनको, राइट, 28 अगस्त 2024 तक। और अगर नहीं किया तो पीनल एक्शन लग जाएगा, यानी कि कल लास्ट डेट थी। रजिस्ट्रेशन जो है वो परिवेश 2.0 पोर्टल के थ्रू जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि जहां यहाँ पर आपको ये वाली प्रजाति दिख रही है, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जू में, किसी इंडिविजुअल के पास, तो तुरंत उसको जो है वो रिपोर्ट करना जरूरी है। तो एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती है? कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट की प्रजाति जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया है एक किसी दूसरी लोकेशन पर, यानी कि ह्यूमन जो है उसको किसी कहीं और से कहीं और लेकर आए हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को बॉल पाइथन देखने को मिलता है, वेस्टर्न अफ्रीका से लाया गया है। इगुआना सेंट्रल और साउथ अमेरिका से लाया गया है। कोका टेल ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, ये रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल ये मैंने काफी सारे लोगों के घरों में देखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको की प्रजाति है ये। अफ्रीकन ग्रे पैरेट, ये सेंट्रल अफ्रीका से लाया गया है। एमेजोनिया पैरेट, ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका से लाया गया है। तो ये सब जो प्रजाति जिनके भी पास है, जैसे ये ना कि कुछ ये जो रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है ना, ये काफी सारे लोगों के घर में होता है ये वाला टर्टल, राइट। और हालांकि इसी तरह दिखने वाला एक और टर्टल होता है जिसका पीठ ऐसे ऊपर रहती है, उसको जैसे इन लोग तो सिंगापुरियन बोलते हैं उसका, बट वो इंडियन रूफ टर्टल होता है, राइट। तो ये रेड ईयर स्लाइडर टर्टल जो है ना, ये भी यूएसए और मैक्सिको का है, तो उसको भी अगर जिसके पास भी उसको तुरंत रिपोर्ट करना, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी, पेनाल्टी लगेगी। अब लिविंग एनिमल स्पीसीज रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के तहत जिसके पास भी ये स्पीसीज है और ये स्पीसीज शेड्यूल 4 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, उसको रिपोर्ट करना है और रजिस्टर करवाना है। सेक्शन 49M जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 का, ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करो आप, यानी किसी के पास भी स्पीसीज है या फिर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो या बर्थ हो रहा है उस स्पीसीज का, डेथ हो रही है, तो आपको तुरंत जो है वो लिस्ट जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन सभी स्पीसीज की जो CITES के अपेंडिसेस में है और शेड्यूल 4 के अंदर है। फिर कंसर्न के बारे में बात करें तो एक्सोटिक स्पीसीज जो बाहर से आई हुई प्रजाति होती है उनको इंपोर्ट किया जाता है या ब्रीड किया जाता है बिना प्रॉपर उनके रजिस्ट्रेशन से, और इसके कारण हो सकता है कि जोनोटिक डिजीज जो है वो फैले। जोनोटिक डिजीज जैसे कि उसका एक एग्जांपल है कोरोना वायरस, ये भी एक जोनोटिक डिजीज है। कोविड-19 जैसे मैंने आपको बताया ना, तो उसने बता ही दिया था कि भाई अगर आप अनरेगुलेटेड ट्रेड करोगे, क्योंकि भाई कोविड-19 में हमें क्या चीज देखने को मिली कि चाइना के युआन क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, वहीं से ये मार्केट था, मीट मार्केट था, उसी से ही हम लोग को देखने को मिला कि वहां से ये कोरोना वायरस जो है वो रिलीज हुआ। मीट मार्केट बोलते हैं ना, मीट वेट मार्केट, वेट मीट मार्केट ऐसा करके। तो वही कहा गया कि आप अनरेगुलेटेड तरीके से ट्रेड करोगे तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उसके फैलने का डेंजर जो है वो और बढ़ सकता है। फिर इस प्रकार की प्रजातियों की स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स को रहे वो प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रहे। इसके अंदर हम लोग को शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि देखो आप लोग को नोट डाउन नहीं करना है जो स्टूडेंट्स हमारे जनरल स्टडीज के कोर्स में, क्योंकि एनवायरमेंट में ये पूरी चीज कवर्ड है। तो शेड्यूल 1 के अंदर हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है टाइगर, एलिफेंट को। शेड्यूल 2 के अंदर लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है काइट्स, ईगल्स को। शेड्यूल 3 के अंदर प्लांट्स स्पीसीज कवर होती है। शेड्यूल 4 के अंदर प्रोटेक्टेड स्पीसीज होती हैं जो CITES के अंडर होती हैं। CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलता है। CITES का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इंश्योर करता है कि वाइल्ड स्पीसीज जो हम लोग को देखने को मिलती है उनका ट्रेड जो है वो मतलब इस तरीके से ना हो कि उनका सर्वाइवल ही खत्म हो जाए, यानी कि वो स्पीसीज एक्सटेंड हो जाए, तो ऐसा ट्रेड मत करो। फिर परिवेश 2.0 पोर्टल, तो परिवेश एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर आप सबमिट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, मॉनिटर कर सकते हो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और कोस्टल रेगुलेशन जोन के क्लियरेंस को। इसको डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और ये एक सिंगल विंडो सोल्यूशन है, एक वेबसाइट है जो कि
क्लियरेंस प्रोवाइड कराती है, ग्रीन क्लियरेंस प्रोवाइड कराती है, इंश्योर करती है कि सभी कंट्रीज, मतलब पूरी हमारी कंट्री के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशन जो है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कंप्लाई किया जाए। और पोर्टल जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, इंटरवेंशन और डोमेन नॉलेज हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि ये 3 चीजें इसकी हैं जो इस पूरे पोर्टल को चला रही हैं। नेक्स्ट, इंडिया की स्पेस इकोनॉमी, बहुत सारे आर्टिकल्स पिछले मतलब 2-3 हफ्तों में हम लोग को देखने को मिल ही रहे हैं। यानी कि हर हफ्ते 1-2 आर्टिकल स्पेस की इकोनॉमी से रिलेटेड आ ही जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इससे रिलेटेड आपसे ऐसे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जीएस 3 में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही। तो इंडिया जो है उनने सेट कर दिया, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 ईयर्स का विजन स्पेस सेक्टर के लिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपना शेयर जो है वो 2% से 10% करना है 2034 तक। लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो का एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया की स्पेस इकोनॉमी जो है वो 9 बिलियन यूएस डॉलर से 45 बिलियन यूएस डॉलर अगले 10 साल में ग्रो कर जाएगी, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने अमेंड किया है अपनी एफडीआई पॉलिसी, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अपने प्राइवेट मतलब इन्वॉल्वमेंट को बूस्ट करने के लिए, यानी कि स्पेस सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो एंटर करें, और इसको इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के साथ अलाइन किया गया है। नेक्स्ट स्टडी जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रही है, तो एक स्टडी कंडक्ट की गई है इसरो के द्वारा और नोवा स्पेस के द्वारा, जिसने ये बताया कि इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो इंडिया के स्पेस मिशन में वो 2.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट जो है वो करने की क्षमता रखता है। स्टडी ने रिपोर्ट ये किया है कि इंडिया का स्पेस सेक्टर जो है वो 2014 से 2024 के बीच में इसने 60 बिलियन यूएस डॉलर जनरेट किए हैं और 24 बिलियन यूएस डॉलर टैक्स के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया है और 4.7 मिलियन जॉब्स जो है वो जनरेट करी है पिछले 10 सालों में। इसरो ने रिसेंटली लॉन्च की है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08, ये अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से, और इसने हाईलाइट किया कि हम इस सेक्टर में, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सेक्टर में जो है वो काफी अचीवमेंट जो है वो कर रहे हैं। अब बेनिफिट जो है वो इसरो के स्पेस प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, तो आपको बेनिफिट पता है, इसके की पॉइंट्स ध्यान में रखो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमिक रिटर्न हमें काफी अच्छा मिलेगा, जैसे कि आप 2.5 टाइम्स आपने जो जो भी पैसा खर्च किया उसका 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। काफी अच्छा रिटर्न है ये। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो इस प्रकार की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जैसे कि रिसोर्स सेट हो गई, कार्टो सेट हो गई, ये फार्मर्स को असिस्ट कर सकती हैं क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर करने में, सॉइल मॉइस्चर को, लैंड यूज को मॉनिटर करने में, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प होगी, अर्बन प्लानिंग में हेल्प होगी, एजुकेशन और में हेल्प होगी, और इंस्पायर होंगे लोग STEM करियर को लाने के लिए। और बिल्कुल सही जवाब दिया था, काफी सारे स्टूडेंट्स थे। STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। फिर अब देखो आपको याद भी होने लगा होगा, जो पिछले 1.5-2 हफ्ते से हमारे साथ जुड़े हुए, आपको चीजें याद भी होने लगी होंगी। फिर इसके अलावा 300 से भी ज्यादा हमने फॉरेन सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च किया है। इसरो ने जो है वो अपने ग्लोबल रेपुटेशन को जो है वो अच्छा कर लिया है और एज अ लीडर के तौर पर उभर कर आई है स्पेस टेक्नोलॉजी में। इंडिया की करंट पोजीशन क्या है स्पेस सेक्टर के मामले में, तो 2024 में, ये चाहो तो लिख सकते हो, इंडिया की स्पेस इकोनॉमी जो है वो 8.4 बिलियन यूएस डॉलर रही है, जिसमें हमने 2 से 3% ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 2034 तक इसको हमें 10% बनाना है, जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। ये चाहो तो करंट वैल्यू लिख सकते हो। ग्लोबल स्टैंडिंग, तो इसरो की रैंक ये भी लिखो, 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है हम पूरे दुनिया भर में। टॉप 5 स्पेस एजेंसी के नाम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। अब काफी सारे इंडियन स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो 54 थे 2020 में, आज की डेट में 200 से भी ज्यादा हो चुके हैं, सोचिए। फिर हमने 100% एफडीआई परमिट कर दी है। रीसेंट अमेंडमेंट अलाउ कर रहा है कि 100% एफडीआई स्पेस सेक्टर में हमें देखने को मिलेगी, जिससे कि और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस इंडियन स्पेस कंपनीज में का हम लोग को देखने को मिलेगा। काफी सारी स्पेस की एक्टिविटीज जैसे कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सैटेलाइट ऑपरेशंस हो गए, राइट, तो इसमें आप 100% एफडीआई हम लोग को देखने को मिल रही है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के बारे में बात करें तो ये पॉलिसी जो है वो इसरो को डायरेक्शन देती है कि वो फोकस करे रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर, और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में शेयर जो है वो बढ़े और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है। तो यही मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 100% एफडीआई का रिकमेंडेशन इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 से ही आया है, और दूसरा कि हमें 2034 तक 10% तक अपना इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी का शेयर जो है वो ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना है। तो ये भी इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 का ही पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब हम लोग के सक्सेसफुल मिशन जैसे कि आदित्य L1, चंद्रयान 3, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, फिर इसके अलावा इसरो ने जो है वो GSLV 3, PSLV, SSLV जो है वो
वो करी है, बनाई है, तैयार करी है। फिर हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया है, जैसे कि TELEOS 2, PSLV C51। तो इसने इंडिया मतलब ये बता दिया कि इंडिया जो है वो अब ग्रो कर रही है ग्लोबल स्पेस एरिया में। फिर आने वाले समय में हम लोग को स्किल डेवलपमेंट की सख्त आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज आपस में कोलैबोरेट करें और पूरी चीज इजी हो, राइट, यानी कि पेपर वर्क जो है वो कम से कम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कह सकते हो वो रहे, और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यानी कि देसी टेक्नोलॉजीज को हम लोग को प्रमोट करने पर काम करना है। दैट्स इट। चिटिन, चिटिन तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चिटिन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि ये कहां पर पाए जाते हैं, ये आउटर शेल्स में जो है वो पाए जाते हैं। इसको काइटिन बोलते हैं बेसिकली, ये चिटिन नहीं होता, ये काइटिन होता है, एच जो होता है वो साइलेंट होता है, काइटिन। तो ये एंथ्रोपॉड्स के आउटर शेल में जो है वो पाए जाते हैं, और फंगाई के नहीं, राइट, और ना ही ह्यूमन बॉडी के। तो याद रखना, काइटिन जो होते हैं ये आउटर शेल्स में पाए जाते हैं आर्थ्रोपॉड्स के, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिलती है, ये इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की एक लॉन्ग चेन होती है, जो कि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की होती है ना, वैसी। फिर क्रूटेशियंस में ये काइटिन जो होते हैं, इनके हार्ड एक्सोस्केलेटन होते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है और प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। इसका एक बार गूगल में फोटो देखिएगा। नेक्स्ट, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, जो कि लॉन्च किया गया है वेव्स 2024 के पार्ट के तौर पर। तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज ये लिख लो। तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को है वो प्रमोट करना, राइट। इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना, सांस्कृतिक और विरासत को जो है वो प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना, और क्रिएटर इकोनॉमी को जो है वो रोबस्ट करना। चैलेंज के अंदर 25 कंपटीशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्रिएटिव डिसिप्लिन के, जिसके अंदर एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, गेमिंग हम लोग को देखने को मिलता है। क्रिएटर्स होते हैं ना, जैसे यूट्यूब पे लोग जो बनाते हैं वो क्रिएटर्स बोलते हैं अपने आप को कि मैं क्रिएटर हूं। तो वही है कि क्रिएटर की इकोनॉमी को भी जो है वो मजबूत करने से रिलेटेड ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज है। देखो नाम से मेरा क्रिएट इन इंडिया। इस इनिशिएटिव के तहत 2 से 3 लाख जॉब जो है वो जनरेट हो रही हैं मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा मेंस के लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन जो है वाटर स्पाउट से रिलेटेड ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।